क्या पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? ये जानेंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। कटरीना कैफ प्रेग्नेंट हैं, ये खबर आते ही लेट प्रेगनेंसी पर खूब बातें हो रही हैं। क्या 40s में प्रेगनेंसी रिस्की होती है या अब ऐसा नहीं है? ये जानेंगे सेहत के दूसरे सेगमेंट में। एक्ट्रेस और मॉडल नेहा धूपिया ने लिया है 21 दिनों में शरीर की अंदरूनी सूजन घटाने का चैलेंज। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए आप भी ये कैसे कर सकते हैं। कल से अक्टूबर का महीना शुरू हो रहा है और अक्टूबर है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। इस पूरे महीने हम ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारी आप तक लाते रहेंगे, लेकिन आज हम आपको एक चौंकाने वाली बात बताने वाले हैं। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला एक बहुत ही आम कैंसर है। नहीं, ये चौंकाने वाली बात नहीं है, आगे आएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। इसकी ग्लोबोकैन 2022 डेटाबेस के मुताबिक साल 2022 में हमारे देश में ब्रेस्ट कैंसर के 1,92,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए थे। वहीं 98,337 महिलाओं की इससे मौत भी हो गई थी। हमारे देश में कैंसर के जितने भी मामले सामने आते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के ही होते हैं। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी होता है। हाँ, पुरुषों में इसके मामले महिलाओं के मुकाबले काफ़ी कम होते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं कि ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों को भी होता है, इसलिए वो इसके लक्षणों पर ध्यान नहीं देते। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या हैं और साथ ही जानेंगे इसका इलाज। सुनिए। हाँ जी, जरूर हो सकता है। और कितना फ्रीक्वेंट है या कितना कॉमन है? देखिए, अगर मैं 100 मरीज देखूंगा ब्रेस्ट कैंसर के तो उसमें से एक मेल पेशेंट या आदमी भी होगा। आदमियों में भी थोड़ा सा स्तन का टिश्यू या ब्रेस्ट का टिश्यू होता है जिसके अंदर कैंसर होने की संभावना होती है। कारण ये है कि अगर आप स्मोक करते हैं या अल्कोहल पीते हैं, राइट, उससे ये कैंसर होने का संभावना बढ़ता है। ये भी देखा गया है जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, जो हमने देखा है कई बार दारू पीने से, अल्कोहल पीने से होती है, उनके अंदर भी इस कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। कई बार जेनेटिक बीमारियां होती हैं, उनमें से एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जिसके कारण ये कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। कुछ जीन्स होती हैं जैसे BRCA जीन। ये BRCA जीन फीमेल्स में ब्रेस्ट का कैंसर और ओवरी का कैंसर का रिस्क बढ़ाती हैं और आदमियों में भी मेल ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है इनसे। देखिए, आदमियों में 2 कॉमन चीजें हैं। एक होती है गायनिकोमेजिया, जिसको मेल बूब्स या मैन बूब्स भी कहते हैं। ये कॉमनली देखा जाता है कि जब जवानी फूट रही होती है या उन लोगों के अंदर जो स्टेरॉइड लेते हैं अपना शरीर बनाने के लिए। इसके अंदर कोई गांठ नहीं होती, उसमें जनरली दोनों छातियां फूल जाती हैं, जिसको गायनिकोमेजिया कहते हैं। मेल ब्रेस्ट कैंसर के अंदर छाती के अंदर एक सख्त गांठ होगी और ये जो गांठ होगी ये निप्पल के पीछे होती है यूजुअली। अब आप इसका डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपको कोई गांठ महसूस हो रही है, बेहतर है कि आप एक्सपर्ट के पास जाएं, अपना चेकअप करवाएं और वो शायद आपसे एक अल्ट्रासाउंड करने को भी कहेंगे जिसमें ये गांठ पकड़ में आ सकती है। अगर उसमें गांठ आती है तो एक सुई की जांच करते हैं जिससे ये डायग्नोसिस कंफर्म हो सकता है। क्या इलाज अवेलेबल है? हाँ, जो इलाज हम फीमेल ब्रेस्ट कैंसर में करते हैं वही इलाज मेल ब्रेस्ट कैंसर में होता है। और ये भी देखा गया है कि हर स्टेज के मुताबिक सर्वाइवल या जीवन मेल ब्रेस्ट कैंसर में भी सेम है जैसा फीमेल ब्रेस्ट कैंसर में है। तो इलाज के जो तरीके हैं उसमें सर्जरी आता है, कीमो होती है, रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी। नाउ ये सारे इलाज सारे मरीजों में जरूरी नहीं होते। ये आपको डॉक्टर बायोप्सी करने के बाद ही बता पाएंगे कि क्या क्या इलाज करवाने की आपको आवश्यकता है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं जैसे अवेयरनेस या जागरूकता बढ़ रही है, ज्यादा मेल ब्रेस्ट कैंसर हम लोग देख पा रहे हैं। तो अगर आपको कोई गांठ महसूस होती है छाती के अंदर, बिना किसी विलंब के डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप करवाएं और मन से शंका दूर करवाएं कि वो मेल ब्रेस्ट कैंसर है या गायनिकोमेजिया है।
सुना आपने, ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों को भी हो सकता है, इसलिए अगर छाती में गांठ महसूस हो तो डॉक्टर से ज़रूर मिलें ताकि समय रहते इसका इलाज हो सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। कटरीना कैफ प्रेग्नेंट हैं। सिनेमा की दुनिया में पिछले कई दिनों से ये खबर छाई हुई है। 23 सितंबर को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कटरीना ने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कटरीना अपनी प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में है, लेकिन बात सिर्फ इतनी होती तो हम सेहत में इसका जिक्र नहीं करते। असल में जब से कटरीना ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया है, तब से इंटरनेट पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। लोग कटरीना की उम्र और प्रेगनेंसी को लेकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। हम ट्रोल्स की बात नहीं कर रहे हैं, उन पर तो ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। दरअसल आम राय ये है कि लेट प्रेगनेंसी माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इस बारे में हमने बात की सेंटर फॉर इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्शन, गुरुग्राम में गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत राणा अरोड़ा से। जाना क्या आज के समय में भी उम्र मायने रखती है जब बात प्रेगनेंसी की हो तो, या ये बस पुरानी बातें हैं। डॉक्टर पुनीत कहती हैं कि 35 या 40 की उम्र के बाद प्रेगनेंसी प्लान करने में कुछ चिंताएं होती ही हैं, जैसे महिलाओं के एग्स यानी अंडों की क्वालिटी कम होना, कंसीव करने में दिक्कतें आना, मिसकैरेज या बच्चे को जीन से जुड़ी कोई दिक्कतें होना। इन सब चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने पर शरीर में कुछ हार्मोन्स कम हो जाते हैं, जिससे ओव्यूलेशन में दिक्कत आती है। ओव्यूलेशन यानी वो समय जब महिलाओं की ओवरी से अंडा रिलीज होता है। साथ ही ब्लड प्रेशर और प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर महिला की लाइफस्टाइल हेल्दी है, वो बैलेंस्ड डाइट लेती हैं, रोज़ एक्सरसाइज करती हैं, योगा करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, फिट हैं, स्ट्रेस कम लेती हैं, तो 40 के बाद भी प्रेगनेंसी बिल्कुल सेफ हो सकती है। अगर टाइम टू टाइम डॉक्टर से जांच कराई जाए, उनके कहने पर फोलिक एसिड और ज़रूरी सप्लीमेंट्स लिए जाएं, तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ना के बराबर हो जाता है। आजकल मेडिकल मॉनिटरिंग बेहतर हो गई है, जिससे हाई रिस्क के बावजूद सेफ डिलीवरी आराम से की जा सकती है। अक्सर लोगों को लगता है कि अगर एक ख़ास उम्र निकल गई तो एग्स की क्वालिटी कम हो जाएगी, जिससे महिला का प्रेग्नेंट होना नामुमकिन हो जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाओं के पास एग फ्रीजिंग जैसा एक अच्छा ऑप्शन है। एग फ्रीजिंग में महिलाओं के एग्स को बाहर निकाल कर फ्रीज कर दिया जाता है। इससे आगे चलकर हेल्दी एग से प्रेगनेंसी मुमकिन हो सकती है। ये उन महिलाओं के लिए बहुत काम का है जो अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। अगर एग फ्रीज ना कराने हो तो महिला को हर कुछ समय पर अपने ओवेरियन रिजर्व की जांच जरूर करवानी चाहिए। ओवेरियन रिजर्व एक टर्म है जो बताता है कि महिला के एग्स की क्वालिटी और संख्या कितनी है। एग्स की क्वालिटी अच्छी रखने में आपकी डाइट बहुत मदद करती है। एक ऐसी डाइट जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी, डी और ई ज़्यादा हो। साथ ही सिगरेट और शराब से दूरी बहुत ज़रूरी है। फिर भी अगर किसी तरह की मुश्किल आए तो IVF और ICSI जैसे एडवांस टेक्निक्स मौजूद हैं। IVF में महिला के अंडे और पुरुष के स्पर्म को लैब में मिलाया जाता है, फिर इससे बनने वाले भ्रूण यानी एम्ब्रियो को महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है। वहीं ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन IVF का एक एडवांस्ड रूप है। इसमें एक स्पर्म को सीधे अंडे में इंजेक्ट किया जाता है। एक बार जब प्रेगनेंसी हो जाए तो PGT यानी कि प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्ट से लैब में बने भ्रूण की जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है ताकि पता चल सके कि भ्रूण में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई दूसरी दिक्कत तो नहीं। इसके साथ ही रेगुलर अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट से माँ और बच्चे की हेल्थ लगातार मॉनिटर की जाती है। ज़रूरत पड़ने पर समय रहते इलाज शुरू किया जाता है। प्रेगनेंसी की हर स्टेज में डॉक्टर की गाइडेंस लेना ज़रूरी है ताकि खतरों को काफ़ी हद तक टाला जा सके और प्रेगनेंसी और डिलीवरी दोनों सेफ रहें। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। नेहा धूपिया एक्ट्रेस और मॉडल हैं, मिस इंडिया रह चुकी हैं। आप इन्हें रोडीज जैसे शोज में भी देख चुके हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर नेहा की एक रील खूब वायरल हो रही है। इसे फ्रीडम टू फीड नाम के इंस्टाग्राम पेज पर डाला गया है। फ्रीडम टू फीड नेहा धूपिया द्वारा शुरू किया गया एक पेरेंटिंग इनिशिएटिव है। खैर, रील को नेहा ने भी शेयर किया है। इसमें वो 21 दिनों के लिए एक चैलेंज लेती दिख रही हैं। इस चैलेंज का मकसद है शरीर की अंदरूनी सूजन घटाना यानी इन्फ्लेमेशन। नेहा के साथ रील में डाइटिशियन ऋचा गंगानी भी नजर आ रही हैं और इसमें वो बताती हैं कि ये चैलेंज बहुत आसान है। आपको कच्ची हल्दी, कच्ची अदरक, काली मिर्च के दाने और कलौंजी लेनी है। अब इन्हें पानी में डालकर मिक्सर में पीस लेना है। इस मिक्सचर को आइस ट्रे में डालकर फ्रीजर में जमा देना है। अब रोज सुबह एक आइस क्यूब निकालें। 1 कप में ये आइस क्यूब और गर्म पानी डालें।
अब इसमें 1 चम्मच MCT ऑयल मिलाएं। MCT यानी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड। आप चाहें तो इसकी जगह 1 चम्मच नारियल का तेल या घी या ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। अब इसे पी जाएं। अगर आपने 21 दिनों तक ऐसा कर लिया तो इन्फ्लेमेशन यानी शरीर की अंदरूनी सूजन घटाने में काफ़ी मदद मिलेगी। भाई ये नुस्खा सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर क्या ये वाकई काम करता है और इसे करने के 21 दिन बाद शरीर में किस तरह के फ़र्क देखने को मिल सकते हैं, ये हमने पूछा आर्टेमिस हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स डिपार्टमेंट की टीम लीड डॉक्टर अंशुल सिंह से। डॉक्टर अंशुल बताती हैं कि शरीर की अंदरूनी सूजन घटाने में ये घरेलू नुस्खा काम आ सकता है। इस नुस्खे में हल्दी है जिसमें करक्यूमिन नाम का एक तत्व पाया जाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, यानी शरीर की सूजन तो कम होती ही है, साथ ही शरीर के सेल्स भी हेल्दी रहते हैं, जिससे बीमारियों और इन्फेक्शंस का रिस्क घटता है। दूसरी चीज़ है अदरक। इसमें जिंजरोल्स और शोगोल्स जैसे तत्व होते हैं जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी काम करते हैं, यानी अदरक से शरीर की सूजन घटती है, दर्द में भी आराम मिलता है। अदरक से इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहता है। तीसरी चीज़ है काली मिर्च। इसमें पिपरीन नाम का एक तत्व पाया जाता है। ये हल्दी में मौजूद करक्यूमिन को शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब होने में मदद करता है। दरअसल करक्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी कम होती है, यानी शरीर इसे पूरी तरह से सोख नहीं पाता। नतीजा, शरीर को हल्दी के पूरे फायदे नहीं मिल पाते, मगर काली मिर्च में मौजूद पिपरीन करक्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। चौथी चीज़, कलौंजी में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी ये शरीर की अंदरूनी सूजन घटाती है। कलौंजी के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। जब सेल्स हेल्दी होते हैं तो बीमारियां आपके आसपास फटक नहीं पाती। पांचवी चीज़, ऑयल, जैसे MCT ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और घी। इनमें गुड फैट होता है जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है और भूख भी जल्दी नहीं लगती। अगर लगातार 21 दिनों तक आप ये नुस्खे अपनाएं तो आपको अपना शरीर हल्का महसूस होगा, ब्लोटिंग कम होगी, थकान घटेगी, एनर्जी बढ़ेगी, स्किन में चमक आएगी, हाजमा सुधरेगा, इम्यूनिटी मजबूत होगी। अगर जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है तो वो भी दूर होगा। लेकिन इसके साथ ही ज़रूरी है कि आप हेल्दी डाइट लें, रोज़ थोड़ी देर एक्सरसाइज करें, अच्छे से सोएं और स्ट्रेस कम लें। अगर आप 21 दिनों के लिए ये मिक्सचर बनाकर रखना चाहते हैं तो थोड़ी सी कच्ची हल्दी, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा, 5 से 7 काली मिर्च के दाने और 1 चम्मच कलौंजी इस्तेमाल करें। हालांकि ये घरेलू नुस्खा सबके लिए नहीं है, खासकर उनके लिए जो गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय की किसी समस्या से जूझ रहे हैं, खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं यानी ब्लड थिनर्स, लिवर की कोई बीमारी है, बहुत एसिडिटी रहती है, शुगर या BP लो रहता है, और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या स्तनपान करा रही हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल ID इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।